हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आपका पॉलिटिकल साइंस का 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन जो है वो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब अपना संविधान, वो कैसे काम करता है वो हमें इधर देखना है। सो हमें प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पॉलिटिकल साइंस के देखा था कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के टेक्स्ट बुक का ओवरव्यू हम देखें तो उसमें गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ओके, और अलग अलग उसमें राज्य होते हैं और वो राज्य एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सब चीजें देख ली। या और आगे जाएगा तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब इंडिया यूएसए से, चाइना से और अदर कंट्रीज से कैसे रिलेशंस मेंटेन रखते हैं, और वो हमने देखा था। जैसे यूएनएससीए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशंस, ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रुप्स जैसे कि ब्रिक्स हो। ओके, सो ये सब रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं वो हमने उधर देखा था। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा था कि क्या करता है, अपने को सेक्युलर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो पढ़ाता है, वो क्या होता है वो बताता है, और हमें क्या देता है, जस्टिस और फ्रीडम की गारंटी देता है। ओके, व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस मींस न्याय। ओके, आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको न्याय मिलेगा और आप अच्छी तरह से लाइफ जी सकते हो। बाद में फ्रीडम, फ्रीडम क्या होता है, तो आप आपको किधर भी घूमने का, कुछ भी करने का फ्रीडम है विद सम लिमिटेशंस। ओके, सो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी। मतलब ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, इस सब वैल्यूज से, जस्टिस, फ्रीडम, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इस सब वैल्यूज से हम लोग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। प्रोग्रेसिव मतलब क्या, तो हम दिन ब दिन प्रगति कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी भी धीरे धीरे ऊपर है। जैसे आप देखोगे वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जो था, जिधर संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो तभी क्या होता था, तभी मोस्टली हमारी सोसाइटी जो थी वो पॉवर्टी में थी। ओके, और एज अ सोसाइटी बहुत अंडर डेवलप थी, मतलब सोच वगैरह वो सब उतनी नहीं थी। आगे जाके एजुकेशन जो था, वो एजुकेशन भी उनका प्रॉपर नहीं था। came into force means कभी हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो 26 जनवरी 1950। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद वो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रिंसिपल्स मतलब हम एज ए सिटीजन हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ये सब चीजें हम लोग उस प्रिंसिपल से सीखे हैं। तो ये सब एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े और एक सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश किया। सोशल जस्टिस मतलब क्या, सामाजिक न्याय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया। मतलब क्या, आजकल बहुत सारे समाज में अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, अलग अलग जाति के रहते हैं, जाति में झगड़ा होता है, धर्म में झगड़ा होता है। ओके, अलग अलग लेवल्स पर जेंडर इनइक्वालिटी भी है, तो उधर भी ये सब प्रॉब्लम्स आते थे। इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करे हमारे कंट्री में। ये पुराने जमाने में बहुत सारा ये होता था, अभी धीरे 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 कम हो रहा है, पर वो प्रोसेस धीरे धीरे रहती है, क्योंकि ये जो सोसाइटी बनी थी हमारी, इसको हजारों साल लगे और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करके हमें कितने साल हुए हैं, लगभग 74 इयर्स हो गए। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आप बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, किधर है, मैं तो आजकल देख रहा हूँ इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, उधर जाति के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, सब लोग अपने अपने ग्रुप्स बना के बैठे हैं। और एक जेंडर इनइक्वालिटी भी
देखने को मिलती है अपने, मतलब स्त्री पुरुष जो होते हैं उनमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। सो ये जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। जब भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उस टाइम की सिचुएशन बहुत बेकार थी और लगभग 74 इयर्स में हम लोग ने बहुत सारी प्रगति की है, बहुत सारी। यू कांट इवन इमेजिन कि आप जाओगे पीछे जाकर देखोगे कि कितने साल हुए जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, उस टाइम कितनी इंडस्ट्रीज थी, कितने इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे या फिर एजुकेशन लेवल या फिर आपका लिटरेसी रेट या फिर बर्थ डेथ रेशियो, ये सब देखोगे तो आपको अच्छी तरह से आइडिया आएगी कि आज हम लोग कितने बदल गए हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स अपनी लोकशाही। लोकशाही क्या होती है तो मैं बेसिकली डिफरेंस बताता हूँ। आपने को लोकशाही और कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ड अप करना पड़ा। पहले क्या होता था, राजा लोग पावर में होते थे, राजा जो बोलता है वही क्या है, सही है, राइट। राजा जो बोलता है वही सही है। और दूसरा अपने को कुछ राइट्स नहीं थे, अपन कुछ राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, टोटली लिमिटेशंस थे अपने ऊपर कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। ओके, सो इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी, बहुत सारी ये चीजें होती थी, पर हमारे हक में ऐसी कोई चीज नहीं थी, राइट। हमारे हक में ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। सो इसमें फर्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या हो गया तो हमें वोट करने का अधिकार मिला। ओके, पहले हम लोग वोट नहीं करते थे राजा के टाइम, जो राजा या जिसने खून खराब किया हो गया राजा, खत्म बात, सब किलिंग, एक दूसरे को मार के काट के बंद दे देना। और आज इतने हम अहिंसा की ओर बढ़े हैं कि बिना काटे पीटे इसको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं कि हम कौन हमारे देश को चलाएगा, ये हम डिसाइड करते हैं। सो डेमोक्रेसी इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम वोट करते हैं वो। सो डेमोक्रेसी से क्या आती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती है, राइट। पॉलिटिकल मैच्योरिटी मतलब हमें समझता है कि पॉलिटिक्स क्या होता है, ओके, और वो कैसे खेला जाना चाहिए पॉलिटिक्स, और उससे हमारा स्टैंडर्ड कैसे बढ़ना चाहिए। अभी ये एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर होता है किसी भी डेमोक्रेसी में कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति, और इनको सब अलग अलग मंत्री रहते हैं, तो इनको सब क्या दिया रहता है, एक पोजीशन दिया रहता है और उनके हिसाब से वो क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, राइट। सो एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। सो इससे एक इसेंस आता है, इसेंस मतलब एक सुगंध, अच्छी एक अपने भाषा में बोला जाए तो नॉर्मल भाषा में सुगंध मतलब एक डेमोक्रेसी की अच्छी सुगंध, ऐसा बोलना है इसको। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बनती है, हर एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि राजा है, राजा सब देखेगा, सब डिसीजंस लेगा, वो कुछ ऐसा नहीं है। ओके, सो इधर बहुत सारी चीजें डेमोक्रेसी में चेंज हो जाती है। डेमोक्रेसी बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब हमारे एक इंटीग्रल पार्ट बना है हमारा डेमोक्रेसी, राइट। हमने अडॉप्ट किया है और इससे क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, राइट, कि हम लोग देश कैसे चल रहा है, हम क्या बोले, क्या नहीं, कैसे रहे, ये सब चीजें हमें पता चलती है। इसलिए एक इंटीग्रल पार्ट बना है डेमोक्रेसी। Then direct representation in parliament। मतलब पार्लियामेंट में हम जो चूज करके देते हैं, जो भी कुछ एमएलए होगा, एमपी होगा, ओके, खासदार, आमदार जो हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में हमको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इधर का खासदार कोई होगा, ओके, तो वो हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठाएगा
होली रैंक देखो ऐसा ऐसा है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सब चीजें हैं और ये अच्छी तरह से होनी चाहिए, ये सब काम जो है वो होनी चाहिए, वो उधर रिप्रेजेंट कर देता है। बात में डेमोक्रेसी में एक चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने से, डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ना कि चाइना और रशिया जैसे होते हैं। चाइना और रशिया में और नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, सालों साल एक ही वो काम करते हैं, जैसे पुतिन है, किम जोंग उन है, या फिर चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो। सो ये सब जो है वो रूल करते आते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, उधर बोलना इजीली अलाउड नहीं है, पर इधर हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसीलिए बहुत ये डेमोक्रेसी अच्छा होता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने और अदर फ्रीडम फाइटर्स ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया था, क्योंकि इधर बोलने की परमिशन है और इसकी वजह से हम लोग फ्री और फेयर इलेक्शन देते हैं। व्हाट इज मीन बाय फ्री और फेयर इलेक्शन? मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं है इलेक्शन देने में, कुछ झोल झाल बोलते हैं ना, वो झोल झाल भी नहीं है। वो झोल झाल होने से क्या होता है, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। जैसे कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, पंजाब में चंडीगढ़ के इलेक्शन थे, वो इलेक्शन ऑफिसर था मस्सी, उसने क्या किया, जो पर्ची होता है वोटिंग का, वो पर्ची में ऐसे किया और भर दिया और एक पार्टी को जिता के दिया। मतलब कोर्ट भी बोला ये तो दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकशाही की हत्या है, ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इलेक्शन कमीशन में बैठा है और वो क्या कर रहा है, उस पॉलिटिकल पार्टी को जिता के दे रहा है, ये उस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं है, ज्यादा मत नहीं है, ज्यादा वोट नहीं है, तभी भी वो पार्टी क्या करती है, जीत के आती है। कैसे? झोल जाल करके अपना ही आदमी उस इलेक्शन कमीशन में बैठा है, ऐसी भी चीज होती है और हम लोग ने ये देखा है। आपको आइडिया नहीं करेंगे तो देखो देखो यूट्यूब पे जाके ये वो क्या हुआ था। ओके, सो इससे क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन से अलग अलग पार्टी आती है, कोई अपक्ष से लड़ता है, अपक्ष मतलब जिसका कोई पक्ष नहीं है, जिसकी कोई पार्टी नहीं है, वो भी लड़ सकता है, राइट, और इंडिपेंडेंटली लड़ सकता है, जरूरत नहीं पार्टी की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे इंडिया में है जो जिसकी पार्टी कोई नहीं है, वो अपक्ष से लड़ता है और जीत के भी आते हैं, ऐसा होता है। सो एक कंपटीशन अच्छा होता है अलग अलग पार्टीज में, ओके। नॉर्मली इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ पार्टीज हैं, ओके। सो इनमें अलग अलग पॉलिटिकल प्रोसेस ये अच्छा होता है और उनमें कंपटीशन भी अच्छा होता है। सो ये जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट क्या है, ये डेमोक्रेसी में ही आता है, राइट टू वोट। तो हमें सबको राइट टू वोट है, राइट। ये हम कहते हैं चाहते हैं, जैसे अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में इसलिए आपको तो अभी के लिए नहीं है राइट टू वोट, बट जब भी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने अडॉप्ट किया था तभी एडल्ट्स को, एडल्ट्स मतलब तभी क्या समझा जाता था, एडल्ट मतलब 21, कितना 21 समझा जाता था। अभी एडल्ट कितने हो गए, 18 प्लस। कोई कोई वीडियो देखते रहेंगे आप यूट्यूब पर इधर उधर, 18 प्लस वीडियोस है, राइट, या फिर कुछ मूवीज रहते हैं वो 18 प्लस के लिए अलाउड होते हैं, तो 18 प्लस क्रॉस किया आपने तो आप एडल्ट हो गए। पर तभी के टाइम 1950 के एडल्ट मतलब कौन था, 21 इयर्स के अबव था। सो पहले क्या होता था, प्री इंडिपेंडेंस हमको वोट का अधिकार नहीं था, बिल्कुल वोट का अधिकार नहीं था, हम किसको चुन नहीं सकते, जो राजा है वो राजा है, वो कुछ भी करेगा, उसका ही मानना है। 1950 से पहले हमको ऐसे ही चलना पड़ता था, मतलब अपने ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि राजा ने बोलेगा,
तो पहले 21 इयर्स होते थे, लेटर 18 हो गए। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसके लिए इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है और वर्ल्ड में की सबसे ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं। ये प्राउड फील होना चाहिए आपको डेमोक्रेसी। पर वो डेमोक्रेसी अच्छी तरह से हम लोग उसको ट्रीट करना चाहिए, उसका केयर लेना चाहिए, उसके लिए झगड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए हमारे डेमोक्रेसी के लिए। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठाती ही रहती है ताकि डेमोक्रेसी क्या रहे, क्लीन एंड क्लियर रहे। सो बीच में ये हुआ था, देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का इशू हुआ था। सो उसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में क्या होता था कि आपकी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, ओके, और आपकी कंपनी गवर्नमेंट का ना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी रेलवे के लिए काम करती है, ओके, रेलवे के ट्रैक्स बिठाता है, ओके। सो आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं हर साल उससे, पर आपको डायरेक्टली ये नहीं बताना है कि मैं इस पार्टी को दे रहा हूँ। तो आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड भरोगे, एसबीआई में जाओगे, एसबीआई बैंक में वो बॉन्ड भरोगे और क्या करोगे, एसबीआई को बताओगे पैसा डोनेट करना है, जो कुछ करना है, और वो आपकी इंफॉर्मेशन हाइड होगी, आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी, वो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा जाएगा, पर जो नाम है वो किसी को पता नहीं चलेगा, वो उन दोनों में ही रहेगा, आपके और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। ऐसा ये सब था। पर लोगों को कैसे पता चलेगा ना किसने किसको डोनेट किया? ये तो हमारा राइट है ना, दिस इज आवर राइट टू नो। ये ऐसे चलते रहेगा तो कोई भी झोलझाल करेगा, करप्शन करेगा। तो मिस्टर जेटली ने ये सब लाया, जो लॉ मिनिस्टर के तरीके, पर ये सुप्रीम कोर्ट में गया किस्सा, और जो सुप्रीम कोर्ट में बताने वाली थी, मतलब ये केस लड़ने वाली थी संस्था, वो आईआईएम जो है, आईआईएम अहमदाबाद, उनके रिटायर्ड प्रोफेसर्स थे। उन्होंने इस पे ये उनकी सोच ली कि क्या करें डेमोक्रेसी की क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक सजेशन दिया कि आप केस लड़ना चाहते हो, पिटीशन डालना चाहते हो, तो एक काम करो, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं उसको। सो वो एक लोगों के हित में वो केस लड़ते हैं। तो उनको बोला कि आप संस्था बनाओ, तो उन्होंने एक संस्था बनाई, कौन सी, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ओके, मतलब लोकशाही रिफॉर्म्स, उसमें सुधार लाने के लिए एक ये संस्था है, वो लड़ते हैं और उनसे फीस वगैरह वकील वगैरह नहीं होते, पर बड़े बड़े वकील लेते सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस लड़ रहे थे, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, ये लड़ रहे थे इसके अगेंस्ट, और वो जीत भी गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से उसको क्या समझा, इलीगल समझा, मतलब ये डेमोक्रेसी से मिलते जुलते नहीं है, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी, ओके, सॉरी, इट इज अगेंस्ट राइट टू नो, ओके, राइट टू नो के अगेंस्ट है, ओके। ये हम पब्लिक को भी पता चलना चाहिए ना भाई, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है आप अपना इनकम दिखाओ, इनकम नहीं दिखाते तो नोटिस भेजते घर पर, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब, राइट। आपको सब रिकॉर्ड देखना पड़ता है, लोन लेना होगा तो आपकी इनकम टैक्स का फाइल किया है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, वो क्लियर है कि नहीं, डिफॉल्ट हो कि नहीं, ये वो सब तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिखाना पड़ेगा ना। ऐसा है क्या पॉलिटिकल पार्टीज मतलब राजा जैसे? नहीं, सबको दिखाना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, राजा नहीं है, कोई नौकर नहीं है, सब जो है एक ही है, सबका इनकम दिखना चाहिए, किधर से पैसा आता है, किधर से जाता है, ओके। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज कैंसिल। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वही जो इंफॉर्मेशन है एसबीआई को बोला था आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर डालो कि किसने वो लिए हैं
बॉन्ड्स लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, उसके नाम और उसने कितनी अमाउंट दिया किस पॉलिटिकल पार्टी को दी है। सो एसबीआई का रिप्लाई इस पे क्या था कि हम लोग 6 महीने बाद इंफॉर्मेशन देंगे। क्यों? क्योंकि बीच में वो इंफॉर्मेशन डाली तो अभी इलेक्शन है ना 2024 लोकसभा के, तो हल्ला मच जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम कुछ भी करो, एक डेटा डालने के लिए क्या है ना 6 महीना लगता है, इट इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ डेटा तो डालना है, लेकिन डेटा तो रेडी है, 6 महीने क्यों लग रहे हैं, कुछ भी करो नहीं तो एसबीआई पर केस फाइल करेंगे, एसबीआई को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो इज्जत जानी नहीं चाहिए, इसलिए एसबीआई ने क्या किया, प्रॉपर्ली 3 दिन में खबर डेटा डाल दिया, बता दिया कोर्ट। यह ऐसा होता है, मतलब एसबीआई भी इधर तो इन्वॉल्व थी गवर्नमेंट के साथ या इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इसलिए ये सब चीजें हुई और सब बाहर निकला सभी कंपनीज का, और कौन किधर से पैसा भेज रहा है चुपचाप से वो सब बाहर निकला। अलग अलग रिपोर्टर्स ने उस पे इन्वेस्टिगेशन किया। सो ये क्वांटिटेटिव ही नहीं क्वालिटेटिव भी हमारी डेमोक्रेसी है। क्यों? इसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट है, आज हमारे राइट से, इसके लिए वो क्वालिटी बढ़ी है ना, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है क्वालिटेटिव भी है। क्वांटिटी मतलब क्या, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी लोक संख्या, उससे कुछ नहीं होता, और इसमें ट्रांसपेरेंसी कितना है, आपको फ्रीडम कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइना इतना बड़ा लोक संख्या है पर बोलने की है परमिशन उधर, गवर्नमेंट क्या है डायरेक्ट जेल में डालते हैं, प्रोटेस्ट करने की भी परमिशन नहीं है। जब चाइना के एक स्ट्रीट में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, आई थिंक 1970s की बात है, और वो बोल रहे थे कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, तभी चाइनीज गवर्नमेंट ने उनके सामने, यू वोंट बिलीव, जो रंगाड़े रहते हैं, रंगाड़े मालूम है क्या होता है? नहीं, वो मिलिट्री यूज करती है ना, टैंक, राइट, टैंक रहते हैं वो बड़े बड़े टैंक सामने खड़े हुए, इतना डेंजर, मतलब डेमोक्रेसी से कोई पॉलिटिकल लीडर्स इतना हेट करते थे, इतना हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब लोगों का अधिकार है ना, वो अधिकार उनको इजीली नहीं चाहिए। सो इसकी वजह से क्या होता है, वोट की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने को हमारे एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरा करती है। जैसे हमको रोड चाहिए, हमको लाइट चाहिए, हमको पानी चाहिए, है ना, इलेक्शन के पहले आते हैं, रोड तैयार करते हैं मस्त चकाचक, पानी वगैरह मस्त देते, नई पाइपलाइन बिछाते, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जाना चाहिए काफी के लिए तो रुको। सो इलेक्शन जैसे नजदीक आते हैं, देखो फटाफट काम हो जाए, और इलेक्शन जैसे जाए वैसे बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, सभी नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, आपके भी इसमें एरियाज में होता होगा, आप एक्सपीरियंस करते होंगे। इतने सालों से डोंबिवली में रास्ते नहीं थे, अभी जाके हो रहे हैं कंक्रीट के रास्ते। कितने साल हो गए, 40-50 साल डोंबिवली को हो गए, बस स्टेशन के रोड ऐसे ही थे, आसपास के डांबर, अभी जाके कंक्रीट के रोड है। तो और मेरा भी कहना है, ये डेमोक्रेसी में राइट टू वोट से एक याद आ गया, बीच में मैं चाय पी रहा था, वो उसने टीवी लगाया था, बोला था देखो वो केजरीवाल को जेल में डाला वगैरह, ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है वगैरह। तो ठीक है, मीडिया क्या है, मीडिया तो बिक चुकी है, वो आज इस गवर्नमेंट के साइड से रहेगी, अगला दूसरा गवर्नमेंट आएगा उसके साइड से जाएगी, उसमें कुछ नहीं है। पर हमारा स्टैंड एज ए डेमोक्रेसी ऐसा होना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना नहीं मानना है,
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना नहीं मानना है, हमें हर टाइम एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेना चाहिए। एंटी गवर्नमेंट स्टैंड मतलब क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी भी रहने दो, हमारा काम हो रहा है कि नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो और वो पार्टी इसमें आएगी सत्ता में, तो बाद में क्या करोगे? काम नहीं होगा तो पार्टी को अपोज करोगे? नहीं, आप अंधे बन जाओगे, इस पॉलिटिकल पार्टी का ही वाह वाह करोगे। तो ये नहीं होना चाहिए, हर बार एंटी गवर्नमेंट स्टैंड होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको अलग कुछ लग सकता है, दूसरों को अलग कुछ लग सकता है, पर हमारा ये कर्तव्य है कि काम होने चाहिए। हम टैक्सेस भरते हैं, राइट? इतना कमाते हैं, टैक्स भरते हैं। आप टैक्स भरते हो? आप टैक्स भरते हो कैसे? टेल मी, हाउ डू यू पे द टैक्स? जो पण आपण सामान घेतो, राइट, जो भी कुछ गुड्स लेते हैं उस पे टैक्स लगता है। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं मैं टैक्स नहीं भरता, पर भरता है। बीड़ी पीने वाला भी भरता है, बीड़ी पे भी टैक्स, पानी पे भी टैक्स, पानी में सब जगह टैक्स है। इवन बॉटल बनता है प्लास्टिक में, उधर भी टैक्स है। सो हम हर रोज उठ के टैक्स भरते हैं, तो हमारा रिस्पांसिबिलिटी है वो पैसा वसूल करना, राइट? आप इधर आते हो, क्लास में पढ़ते हो, अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए, अच्छा नहीं मिलेगा तो आप क्या करते हो? क्लास चेंज करते हो। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी चेंज करना है, नहीं मिलेगा तो, राइट? तो इमोशनल नहीं होना है किसी पॉलिटिकल पार्टी के इसमें। आगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब क्या? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहेगी, वो कितना चलेगी ना, चला चला के देश। तो डिसेंट्रलाइज किया हम लोगों ने, स्टेट वाइज गवर्नमेंट है, ओके? स्टेट वाइज गवर्नमेंट है, इसलिए क्या होगा? मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऊपर बैठे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार, बाकी कौन सी सरकार ही नहीं रहेगी अलग अलग स्टेट में। सो क्या होगा? मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है कि चलो अभी अपने को कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, बिंदास चलो करो, जो करते रहो करते रहो करते रहो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट एक अलग फोकस करती है खुद के राज्य में, ओके? और उसके भी नीचे क्या कौन सी होती है गवर्नमेंट? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस रहती है, नगर सेवक वगैरह रहते हैं, वो अलग से उनको ये करते हैं, एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, काम वगैरह जो भी कुछ होते रहते हैं। तो ये मिसयूज ना हो, इसीलिए हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या बोलता है? सिविक्स में था ये लेसन का, सिविक्स में 4th लेसन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बोलती है कि गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ने कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सब प्रोविजंस उसमें लिखा है। डीएसएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की वजह से क्या हो गया? लोकल गवर्नमेंट जो है, मतलब सरपंच के लेवल का रहेगा, या फिर ग्राम पंचायत, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इधर के जो छोटे छोटे सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको एक अलग अधिकार दिए कि ये काम आपका है, हम लोग इंटरवेंट नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, ये आपका काम है, ये आप करो। जैसे डोंगरी के छोटे छोटे रोड्स है, वो कौन करते हैं? केडीएमसी करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। सो हर एक को बांट के दिया है अलग अलग चीजें। गांव में कुछ काम करना रहेगा, ग्राम पंचायत के पास जाते हैं, राइट? हम लोग को रोड चाहिए, हम लोग को पानी चाहिए, ये सब। सो उनको एम्पावर किया, एम्पावर मतलब उनको और शक्ति दे, ये करो, सेल्फ गवर्नेंस। और एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एक बीच में मैंने देखा था, वो फुनसुक वांगडुक मालूम है ना, लद्दाख का। सो वो क्या बोल रहा था? हमें 6 शेड्यूल चाहिए। 6 शेड्यूल मतलब क्या? जो ट्राइबल्स रहते हैं जंगल में वगैरह, बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, पहाड़ों में वगैरह, तो उनको खुद का एक गवर्नमेंट मिले, खुद के पावर मिले और खुद वो चलाए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली उनको ये करेगी, कंट्रोल करेगी।
अंडरस्टूड? सो 6 शेड्यूल की है। 17 ये 17th और 73rd और 74th अमेंडमेंट हम लोग ने किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट मतलब क्या? चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस कर सकते हैं। आजकल बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदला जाएगा, बदल सकते हैं, पर जो बुनियादी ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारे राइट्स है, हमारे ड्यूटीज है, ये सब नहीं चेंज कर सकते। इसके आड़ कुछ भी आ रहा है तो वो इलीगल ठहराया जाएगा। इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसे इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, काम होते हैं अलग अलग तरीके से, और अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है वो राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो मैंने बताया था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, वो थोड़ा पार्ट इधर है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, आरटीआई, ये एक्ट है, कायदा है। ये 2005 के पहले नहीं था, 2005 में आया। इसके लिए एक आदमी जो है बहुत फेमस थे, उन्होंने आंदोलन किया था। उनका नाम था अन्ना हजारे। मालूम है कौन अन्ना हजारे? अन्ना हजारे मालूम है तो आप 10th स्टैंडर्ड वाले हो, और आप 2014 में कौन से स्टैंडर्ड में थे? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, राइट? फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में रहोगे, तभी तो अन्ना हजारे आपको मालूम नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड क्या है? अन्ना हजारे जो थे वो सोशल रिफॉर्मर कहलाते थे खुद को, पर उनके बैकग्राउंड में अलग चीजें चलती थी, अलग संस्थाएं थी, अलग अलग संस्थाएं थी, पर वो एक सोशल रिफॉर्मर कहलाते थे। तो 2005 में आंदोलन किया और आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये चीज आई, और गवर्नमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो जो कुछ झोलझाल करते, करप्शन करते, उनका करप्शन सब बाहर आ गया। मतलब आपने किधर कितना खर्चा किया, ये काम किया, तो ऑफिस में कितना आता है, वो सब इंफॉर्मेशन उनको देना पड़ता है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी आए, अलग अलग कार्यकर्ता आरटीआई के, वो क्या करते थे? सिर्फ इंफॉर्मेशन ही निकाल देते, इधर कितना खर्चा किया, उधर कितना खर्चा किया, ये सब उनको देना पड़ता था। सो सिटीजंस एम्पावरमेंट, मतलब हम जो सिटीजन है, हम लोग को एक एम्पावरमेंट मिला, मतलब एक शक्ति मिली कि चल अभी हम गवर्नमेंट को और अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में ला सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से, राइट? सिटीजंस कि बताओ हमको क्या क्या चीजें हुई है, क्या हुई है, किधर कितना खर्चा आ गया है, और गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट और लोकल, ओके, लोकल लोगों से कम्युनिकेशन हो गया उसकी वजह से, और इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी क्या हो गई और इम्प्रूव हो गई, अच्छी हो गई। ये हमारा राइट टू नो, ये हमारा हक है अभी, ओके, राइट टू नो कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है और किधर किधर खर्चा कर रही है, ये हमारा एक हक है अभी। सो एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेंसी। इसमें क्या होता है कि वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बोला है, बड़ा एग्जांपल है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कौन किधर पैसा दे रहा है, कौन ले रहा है, ओके, और एक अकाउंटेबिलिटी भी रहती है कि नहीं आपको बताना ही है कुछ भी करके, ऐसा आप छुपा नहीं सकते कुछ चीजें। बाद में ये सीक्रेसी जो है वो किधर भी नहीं रहेगी, ओके, सीक्रेसी किधर ले गई, जो है वो ओपन है, राइट? कुछ आप नहीं कर सकते उल्टा पुल्टा। और ये ज्यादा डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स किधर है? 2000 में रिफॉर्म्स आए। जाते जाते एक बताता हूँ ये आरटीआई के बारे में, ये जो एक्ट लाया और उसके लिए जो झगड़े, उसमें से मेन थे अन्ना हजारे, जो रिटायर्ड आर्मी में थे, वो रिटायर्ड है, बेसिकली अहमदनगर से वो आते हैं, रालेगंज सिटी उनका गांव है, और इसके लिए वो लड़े, आगे आगे बहुत बड़े हो गए वो, और अलग अलग संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टीज भी गई थी पीछे से, पर वो दिखाती नहीं, उनको बड़ा किया। 2014 में सबसे बड़ा आंदोलन हो गया भारत में भ्रष्टाचार के विरोध में, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट, और बहुत सारे आरोप लगे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम है या फिर कोल से रिलेटेड जो कुछ भी करप्शंस वगैरह के आरोप लगे थे, और पूरी
पूरे भारत में आंदोलन ये चल रहा था। डोंबिवली के भी रोड पे बहुत सारे लोग रोड पे आए थे। ये लगभग 2014 के इलेक्शंस के पहले एक महीना ये आंदोलन मजबूत चला, जंतर मंतर पर। दिल्ली में एक बड़ा ग्राउंड है जंतर मंतर, उधर प्रोटेस्ट होते रहे। लगभग 15 के 20 दिन हम लोग उधर खड़े रहे और कांग्रेस गवर्नमेंट को चुपना पड़ा। अन्ना क्या बोले कि हमको लोकपाल चाहिए। लोकपाल क्या करेगा, सब पे निगरानी रखेगा, सबके करप्शन पे ये वो ऐसा ऐसा। तो ये अडॉप्ट करो ही लोकपाल के। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डिनाई किया, ये किया वो किया, पर बदनामी बहुत हो गई कांग्रेस की। और इसकी वजह से दूसरी तरफ से एक उभरता सितारा आ गया, उनका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और धीरे धीरे उनको पता चला कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको सत्ता में आना था, वो अन्ना हजारे के पीछे थी। क्योंकि अन्ना हजारे 2014 के बाद चुप, कुछ नहीं बोले, ऐसा हुआ। और वो आज भी चुप है, कुछ नहीं बोलते। और हमारी डेमोक्रेसी आज अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। और जो डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठा रहे थे वो आज चुप है। इसका कारण क्या है वो आप ढूंढ के दो। Okay, so that's it for the first part. Thank you very much.